अमीर सास की 5 गरीब भूखी काली बहुएं। सोना, मोना, कीरा, किरण और तनु पांचों ही अब बड़ी हो चुकी थी। महेश ने गरीबी में टाइम काट काट कर अपनी बेटियों को बड़ा किया था और अब उसके सर पर उनकी शादी की चिंता थी। जया, मैं अपनी बेटियों की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। परेशानी वाली बात भी है। 1 या 2 नहीं, पूरी 5 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है हम माँ बाप के कंधों पर। और शादी तो शादी, इनका दहेज कहाँ से आएगा? और तो और हमारी तो 5 ही बेटियां बिल्कुल काली हैं। इनसे तो कोई अमीर घर का लड़का शादी भी नहीं करेगा। अपनी बीवी की ये बात सुनकर महेश को कुछ याद आया और तभी उसकी सारी चिंताएं उड़नछू हो गई। क्या हुआ? अचानक ही आप बड़े खुश लग रहे हो। खुशी की बात है जया, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। विनय और महेश दोनों ही एक फैक्ट्री में काम करते थे और इसी तरह से उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी हो गई थी। अरे महेश, चल, लंच के लिए नहीं चल रहा है? अरे नहीं नहीं, आज तुम लोग ही जाओ। क्यों? आज तेरी भाभी जी ने मुझे घर से ही टिफिन दिया है, बस इसीलिए। ओहो, तो यानी भाभी का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना तू अकेले ही खाना चाहता है? हाँ? हाँ? अरे नहीं नहीं, आजा तू भी खा और बता कि कैसा बना है। दोनों में इसी तरह बहुत ही ज्यादा पक्की दोस्ती थी। एक दिन विनय ने महेश से कहा, देख महेश, मैं आज तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ? मेरे 5 बेटे हैं और तेरी 5 बेटियां, तो मैं चाहता हूँ कि हम भविष्य में अपनी इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दें और इसे एक नाम दे दें। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटों से कर दे। विनय की बात सुनकर महेश बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटियों का रिश्ता बचपन में ही पक्का कर दिया। अरे आपने इतनी जरूरी बात कभी मुझे क्यों नहीं बताई? बस कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अपनी बेटियों का रिश्ता कहीं और पक्का करने से पहले मुझे एक बार विनय से पूछ लेना जरूरी है। फिर क्या था, महेश ने अपने दोस्त विनय से अपनी बेटियों की शादी के बारे में बात की। विनय भी शादी के लिए राजी हो गया, लेकिन दोनों ही परिवारों के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का अंतर था। विनय ने कंपनी डूबने के बाद दिमाग चलाकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था, जबकि महेश कंपनी के साथ ही बर्बाद हो चुका था। वैसे मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि मैं तेरी गरीब बेटियों की तेरे जैसे अमीर परिवार में शादी कराऊं, लेकिन अपने किए हुए वादे के नाते मैंने पूछ लिया। अरे मुझे अच्छा लगा कि आज भी मेरा दोस्त है तू, और तू हमारे किए वादे की कद्र करता है। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू बेफिक्र होकर अपनी 5 बेटियों की शादी मेरे बेटों से कर देना। दोनों दोस्तों में ही शादी की बात पक्की हो गई और कुछ ही दिनों बाद सोना, मोना, कीरा, किरण और तनु की शादी विनय के 5 बेटों के साथ हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद विनय और उसके 5 ही बेटे अपने अपने कामों पर चले गए। अब घर में 5 बहुएं और सास ही थी। अरे कल्लो, चल आकर मेरे सर में तेल से मालिश कर। जी, अभी कर रही हूँ सासू माँ। तुम 5 कल्लो कालों को देखकर तो मेरा जी मचलने लगता है। पता नहीं मेरे पति को तुम में क्या दिखाई दे रहा था जो उन्होंने मेरे इतने खूबसूरत बेटों की शादी तुमसे कर दी। अरे तुम्हारी शक्ल देखकर तो गंदी नाली का कीड़ा भी शर्मा जाएगा। बेचारी सोना कुछ भी नहीं बोल पाई और तभी कुछ देर बाद कीरा, किरण और तनु ने खाना लाकर टेबल पर रख दिया। माँ जी, आइए खाना खा लीजिए। जानती हूँ, मुझे भी दिख रहा है, अब ज्यादा अच्छी मत बनो। महादेवी खाने के टेबल पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही खाना खाने के लिए उसकी बहुएं टेबल पर बैठी तो उसने उन्हें एक जोर की घुड़की लगाई। कल्लो कालियों, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ इस टेबल पर बैठकर खाना खाओ, समझी? यहाँ बैठो नीचे और ये खाओ। महादेवी ने अपनी बहुओं को नीचे फर्श पर बैठने को बोला और उनके सामने कल की बची हुई रूखी सूखी रोटियां रख दी। तुम ना यही खाती हुई अच्छी लगोगी। मेरे साथ बैठकर खाया हुआ खाना तुम गरीबों को हजम नहीं होगा। बेचारी 5 बहुएं अपनी सास के इतने बुरे बर्ताव पर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहीं रूखा सूखा खाना खाकर अपना पेट भरने लगी। महादेवी को ऐसा ही बर्ताव करते हुए काफी सारे दिन बीत चुके थे। वो अपनी बहुओं को कभी अच्छा और भरपेट खाना खाने को नहीं देती थी और ना ही कभी उनसे प्यार से पेश आती थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन महादेवी की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था
और उसके चेहरे पर मोटे मोटे लाल लाल छाले पड़ गए। माँ तो बहुत बीमार है, मुझे लगता है कि उनके माता निकल आई है। माता तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कहती है कि माता की मरीज से दूर ही रहना चाहिए वरना इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। हाँ, लेकिन वो हमारी माँ है और अगर हम ही उनसे दूर रहेंगे तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा। सही कहा दीदी ने, यही तो मौका है अपनी सासू माँ के दिल में एक अच्छी जगह बनाने का। हो सकता है कि अगर हम सासू माँ की अच्छे से सेवा करें तो वो हमसे ये बुरा बर्ताव करना छोड़ दें। सही कहा। बहुएं आपस में खड़ी हुई बात ही कर रही थी कि तभी महादेवी की दर्द की वजह से चिल्लाने की आवाज आई। लगता है कि माँ का सर ज्यादा दर्द कर रहा है, हमें उनके पास चलना चाहिए। पांचों बहुएं अपनी सास के पास चली गईं और बिना किसी इन्फेक्शन लगने की चिंता के अपनी सास की सेवा करने लगी। सोना ने उसके लिए तुलसी की पत्तियों से काढ़ा तैयार किया। लीजिए माँ जी, इसे पी लीजिए, आपकी तबीयत को इससे एकदम आराम मिलेगा। सोना ने वो काढ़ा अपनी सास को अपने हाथों से पिलाया और फिर पांचों बहुएं अपनी सास की सेवा में लग गई। एक उसका सर दबा रही थी तो बाकी हाथों और पैरों की मालिश कर रही थी। हे भगवान, माँ का बुखार तो हल्का ही नहीं हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आ गया और उसने महादेवी को दवाइयाँ दे दी। माँ, अपना मुंह खोलिए, इन दवाइयों को खाकर आप एकदम अच्छी हो जाओगी। अपनी बहुओं को खुद की इतनी सेवा करते देख महादेवी के दिल में उनके लिए मोहब्बत जाग गई और जब शाम को उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया तब वो अपनी बहुओं से बोली, बहुओं यहाँ आओ। पांचों बहुएं डरती हुई अपनी सास के पास गई। मैंने तो तुम्हारे साथ कितना गलत सलूक किया, कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना, कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं माना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी सेवा की, वो भी उस बीमारी में जिसका नाम सुनते ही सभी दूर भागने लगते हैं। अब छोटा मुंह बड़ी बात, पर सासू माँ, बुरे वक्त में अगर अपने ही अपनों से काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। आप और हम परिवार हैं और अगर हम ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। हाँ मम्मी जी, दीदी ने बिल्कुल सही कहा और अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। अपनी बहुओं की बात सुनकर महादेवी की आंखें खुल गई। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैं अभी तक तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही थी, लेकिन अब मुझे मेरे किए पर पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ कर दो बहुओं। माँ, बड़ों के हाथ माफी के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठते हुए अच्छे लगते हैं, आप माफी मत मांगिए। तुम्हारा शुक्रिया मेरी बहुओं, अब आओ हम सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। महादेवी और उसकी बहुओं ने पहली बार साथ साथ बैठकर अच्छा खाना खाया था। माँ, हम इस खाने के नहीं, आपके इसी प्यार के भूखे थे और आज हमारी ये भूख भी मिट गई। और इस तरह महादेवी की पांचों बहुओं ने उसका दिल भी जीत लिया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। रमेश और सरोज के 5 बेटे थे, साहिल, आयुष, रॉकी, आशु, कबीर। हाल ही में वो अपने 5 बेटों की शादी 5 सुंदर सुशील लड़कियों से करवा देती है, जिनका नाम प्रिया, गीता, पाखी, सुनैना और आलिया था। सरोज एक साथ अपनी 5 बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, तुम 5 का स्वागत है। अब ये एक कमरे का ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, सब कुछ है। हाँ बच्चों, जाओ आराम से रहो, वो रही तुम्हारी 5 की सजी हुई सेज। व्हाट? हम 5 के अपने पर्सनल रूम नहीं है? हम 5 एक साथ एक कमरे में कैसे रहेंगे? ये तो बहुत गलत है। अब जो भी है यही है, जैसे हम 5 मम्मी पापा के साथ रह रहे थे वैसे ही तुम सबको भी रहना होगा। हाँ साहिल भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम सब आराम करो। हे भगवान, हमारी सुहागरात का क्या होगा? सुनैना पागल हो या तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम सब चिंता क्यों करती हो, वो पर्दा डाला है ना, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम 5 आराम से रह सकती हो। डिस्गस्टिंग, ये बहुत गलत है। तभी 5 पति पत्नी अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। सास ससुर भी अपने बिस्तर पर सो जाते हैं कि गीता साहिल से कहती है, साहिल, ये बहुत छोटी जगह है, हमें कैसे रहेंगे, और हमारी सुहागरात का क्या? शादी की रात कितनी जरूरी होती है, यहाँ इतने सारे लोगों के बीच हमारी सुहागरात कैसे बनेगी? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना, और ये पर्दा तो है ही, लाइट ऑफ हो चुकी है, तो किस बात का डर? मम्मी पापा भी सो गए हैं, जरा मेरे थोड़े और करीब आ जाओ। हाँ,
तुम्हारी नमकीन आंखों में डूबना चाहता हूँ मैं। तुम भी ना कितने नॉटी हो और प्यारे भी। पहले मेरा जूड़ा खोलो। साहिल और गीता की तरह चारों पति पत्नी भी अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे थे। तभी प्यास लगने के कारण सरोज उठ कर आती है तो थोड़ा सा पर्दा खुला होने पर वो देखती है कि उसका बेटा साहिल गीता के बालों का जूड़ा खोल रहा था। शिव शिव शिव, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने अंधेरे में भी बच्चों का मुझे ये सब दिख रहा है। अपने बच्चों की तरह मैं भी जवान हूँ, पानी पी लेती हूँ। ये कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ाती है तो रॉकी और पाखी की अजीब आवाज सुनाई देती है। अरे पाखी, अरे बस यार पाखी, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें बताता हूँ, ये लो हुई गुदगुदी। तुम पागल हो ना, अभी तुम्हें बताती हूँ मैं भी। अब मजा आया? बड़े आए मुझे गुदगुदी करने वाले। दोनों एक दूसरे को गुदगुदी करके छेड़ रहे थे। उनकी हंसती हुई आवाज सास को कुछ अजीब लगती है। अरे मोरी मैया, ये बच्चे भी ना, इनकी आवाजें सुनकर तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। अब पानी पी लेती हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो कबीर आर्या की बातें सुनती है। इतने में रमेश आ जाता है। अरे सरोज, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो पानी पीने गई थी ना? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम बच्चों की बातें सुन रही हो, एक कमरे होने का फायदा उठा रही हो? जी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो तो बस मुझे आपके और मेरे दिन याद आ गए बच्चों को देखकर। अरे दिन याद आ गई या रातें? आप भी ना। आई लव यू सो मच आलिया, थोड़ा मेरे और क्लोज आओ। पहले ये तो उतार दो चूड़ियां, वरना तुम्हें ही चुभ जाएंगी। अरे तुम भी हद करती हो, चलो यहाँ से। तभी सास ससुर जाकर सो जाते हैं। वहीं आशु और सुनैना मच्छर से लड़ते हुए कहते हैं। अरे आशु, ये सब क्या है? देखना कितने मच्छर तंग कर रहे हैं। ऐसे हमारी सुहागरात बनेगी क्या? ऊपर से 1 कमरा और 5 बहू बेटे। अरे तो क्या हो गया डार्लिंग, अब एडजस्ट कर लो, यही है। गुस्सा आ रहा है, ऊपर से गर्मी। एक ही पंखे की हवा कहाँ कहाँ जाएगी। अरे जान, सुनो तो मेरी बात। आशु इतना कहता ही है कि सुनैना उसे धक्का मारती है और धक्के से वो पर्दे के बाहर अपने भाई आयुष के पास पहुंच जाता है और वो कहता है। अबे पागल है क्या? हाँ, यहाँ क्या कर रहे? तेरी भाभी और मैं बातें कर रहे थे और तुम दोनों लड़ रहे हो। अरे सॉरी भाई, सॉरी भाई, वो मच्छर से परेशान हो गई। मच्छर को मारने के चक्कर में उसने मुझे धक्का मार दिया। अरे देवर जी, यहाँ हमारा कुछ शुरू हुआ नहीं और आप पहले टपक गए। जरा जाइए। तभी आशु अपने बिस्तर पर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद पांचों पति पत्नी गर्मी से परेशान होते हैं, कुछ मच्छरों से तो कुछ जगह कम पड़ जाने से आपस में लड़ झगड़ कर सो जाते हैं। नींद पूरी होती नहीं है। इससे पहले सास कमरे की लाइट जला देती है और कहती है। अरे मेरी 5 बहू रानियों, कब तक सोती रहोगी? चलो उठो। अरे मम्मी जी, वैसे ही रात को सही से सो नहीं पाए और आपने भी जगा दिया। अब से रोज इसी टाइम जागना होगा बहुओं। ये सुनकर पांचों बहू नहाने चली जाती हैं तो एक ही बाथरूम के लिए लड़ने लगती हैं। जैसे तैसे वो नहा लेती हैं तो फिर शीशे के सामने तैयार होने के लिए लड़ती हैं। अरे मुझे तैयार होने दो दीदी, मुझे ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। अरे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, पहले मैं तैयार होंगी। अरे तुम पांचों क्यों लड़ रही हो? बारी बारी से तैयार हो जाओ। जानती हो एक ही कमरा है, अब रसोई के लिए मत लड़ना। एक बहू तैयार होकर रसोई में लग जाओ। माँ जी, आपके लिए कहना आसान है लेकिन हम पांचों को समझना मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद पांचों बहू लड़ झगड़ कर पहली रसोई का खाना भी बना लेती हैं, जिसे खाकर सब तारीफ करते हैं और अपनी पांचों बहुओं को शगुन देते हैं। वक्त गुजरता है, पांचों बहू एक कमरे में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। पांचों बहू परेशान होकर कहती हैं। हद हो गई दीदी, पता है मैं कब से सुहागरात मनाना चाहती हूँ लेकिन एक कमरे का ससुराल इसे होने ही नहीं दे रहा है। मैं अपने पति के करीब ही जाऊं तो उन्हें शर्म आ जाती है, वो सब छोड़ देते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं, शादी के दिन से मैं ही इसी आस में हूँ कि कब सुहागरात पूरी होगी, लेकिन जगह ही नहीं होती। और ये घर यहाँ से तो सास ससुर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। वही तो मक्खी की तरह गुड़ पर बैठे रहते हैं। खुद तो माँ जी ने 5-5 सपूत कर दिए और यहाँ हमें एक करने का मौका नहीं मिल रहा। अरे सिर्फ यही नहीं, अच्छा नहीं लगता एक ही घर में रसोई हो, पूजा घर हो, बाथरूम भी। बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। ये सब चीजें हमें अपने पतियों को समझाना होगा, वरना ऐसे तो सालों बीत जाएंगे। हमें फैसला लेना होगा। ऐसा करते हम घर छोड़कर चले जाते, वैसे भी हमारी कोई बात नहीं समझेगा। दीदी बिल्कुल ठीक कहती है।
उन पांचों बहुओं की बात पांचों बेटे और सास ससुर सुन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुओं की मनोदशा समझ आ जाती है। अरे सरोज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगा पांचों बहू बेटे एक कमरे के ससुराल में रह लेंगे, लेकिन जमाना बदल गया है और ये संभव भी तो नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारे कारण बच्चे ठीक से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी नहीं कर पाए। अकल के उल्लुओं, अरे कम से कम तुम तो अपनी पत्नी की बात समझ जाते, मुझे बता देते। तुम पांचों की पत्नियां जाने वाली हैं, जाकर रोको। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें रोकना ही होगा। अब हमें इस घर को बनवाना ही होगा। हम पांचों भाई बहुत मेहनत करेंगे। हाँ आयुष, ये हमें करना ही होगा। पांचों पत्नियां अपना बैग उठाकर जा रही थीं कि उनके पति उनका बैग पकड़कर रख लेते हैं, तो पत्नियां कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? जाने दो हमें, हम एक कमरे के ससुराल में नहीं रहेंगे। देखो पाखी, मैं जानता हूँ एक कमरे की वजह से सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इन चारों को दिक्कत हुई है, और इस बात के लिए हम पांचों भाई माफी मांगते हैं। कुछ ही वक्त में हम घर को तैयार करवा लेंगे, फिर सब अपने पर्सनल रूम में रहेंगे। अब तो प्लीज मत जाइए आप सब। हाँ बहुओं, मत जाओ। हमने तुम पांचों बहू की सारी बात सुन ली है। हमें अपनी गलती का पछतावा है। ठीक है माँ जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह पांचों बहू अपने सास की बात सुनकर घर में रुक जाती हैं और अगले दिन से ही पांचों बेटे घर बनवाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में 5 फ्लोर बनकर तैयार हो जाते हैं, जहां पांचों बहू बेटे बड़े खुशी से रहते हैं और अपने अधूरी सुहागरात को पूरा कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आज लक्ष्मी के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि आज लक्ष्मी की शादी उसके प्यार अमित के साथ हो गई थी। मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। माँ, क्या आप इन दोनों को यहीं खड़ा रखोगी या इन्हें आराम भी करने दोगी? शादी की वजह से दोनों बहुत थक गए होंगे। हाँ, तो मैंने इन्हें कौन सा मना किया है? मोनी बहू, नई बहू को उसके कमरे तक ले जा। मोनी अपनी देवरानी को कमरे तक छोड़ देती है। लक्ष्मी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली हमारी शादी हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई है। कहाँ मैं इतने गरीब घर की और कहाँ आप इतने अमीर परिवार के। ऐसा क्यों कह रही हो? आज से जो मेरा है वो तुम्हारा है। लक्ष्मी को अमित की ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो सोचने लगती है कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसे अमित जैसा पति और इतना अच्छा ससुराल मिला है। लक्ष्मी अगले दिन होते ही सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबसे आशीर्वाद लेती है। प्रणाम माँ जी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। लक्ष्मी की नंद श्रेया को लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। श्रेया एक मॉडर्न लड़की थी। मॉडर्न होने के साथ साथ उसे घमंड भी बहुत था, जिसकी वजह से वो लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मी एक गरीब परिवार से थी। चलो अब सब नाश्ता करते हैं। अरे वाह लक्ष्मी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। देवर जी, आप तो बहुत लकी हो। अब तो जो आपका मन करे वो आप खा सकते हो। हाँ हाँ, बस बस, इतना भी ज्यादा अच्छा खाना नहीं बना है, नॉर्मल ही तो है। क्या हुआ श्रेया, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, वैसे भी गांव के लोगों को काम ही क्या आता है, दिन भर बस खाना बनाना ही तो होता है। ये कैसे बात कर रही हो तुम? इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने माँ? जो सच है वही तो बोला है। यही तमीज है क्या बड़ों से बात करने की? ओह, तो क्या अब मुझे इस गरीब से भी तमीज से बात करनी होगी क्या? श्रेया, रहने दीजिए माँ जी, वैसे भी श्रेया ठीक कह रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। श्रेया, तुम खाना खा लो। मुझे इसके बनाए हुए खाने को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। बहू, इसकी बातों का ज्यादा ध्यान मत देना, नादान है ना अभी। ये कैसे किससे बात करनी है कैसे नहीं, इससे कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी। बहू, तुम रेडी हो जाना, शाम को तुम्हारी मोदी खाई है ना। ठीक है माँ जी, मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। लक्ष्मी रेडी होकर मुंह दिखाई के लिए बाहर आ जाती है, जहां सारा परिवार और पड़ोसी पहले से ही मौजूद होते हैं। अरे आ गई बहू तुम। अब सभी एक एक कर लक्ष्मी की मुंह दिखाई करते हैं और उसकी सुंदरता और उसके सुंदर घने लंबे बालों की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है रेनू, तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ इसके इतने लंबे बाल भी हैं। सच में बड़े ही सुंदर बाल हैं इसके तो। हाँ हाँ, इतने भी अच्छे बाल नहीं है इसके। क्या तुम अपनी सारी तमीज भूल गई हो? इसमें तमीज की क्या बात है? पता नहीं भाई क्यों इस गरीब घर की लड़की को ले आए। रेनू को श्रेया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सबके सामने अपनी इतनी बेइज्जती होने पर श्रेया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी के सामने ही कैंची उठाकर लक्ष्मी के बाल काटने लगती है। आज तो मैं इसके बाल काट कर ही रहूंगी।
अपनी बहन को अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हुए देख अमित को बहुत गुस्सा आता है और वो भी श्रेया को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। आपने भी मुझ पर हाथ उठाया। इस कल की आई हुई लड़की पर आज तेरी वजह से मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे जिंदगी में पहली बार थप्पड़ मारा है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर श्रेया वहां से गुस्से में चली जाती है। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन श्रेया अपने फोन पर किसी से बात कर रही होती है। हेलो हेलो, हाँ मैं बात कर रही हूँ। याद है तुम्हें क्या काम करना है? हाँ मैं उसे लेकर मॉल आ रही हूँ, तुम दोनों तैयार रहना। श्रेया की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गलत प्लान कर रही है। श्रेया जल्दी से हॉल में जाती है जहां सब बैठे होते हैं। माँ मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। शाम हो गई है, कल चली जाना। नहीं माँ, मुझे आज ही जाना है, आज सेल लगी है इसलिए। ठीक है, अकेली मत जाओ, किसी को साथ में ले जाओ। एक काम करो, मोनी और लक्ष्मी में से किसी को ले जाओ। एक काम करो श्रेया, तुम लक्ष्मी को ले जाओ क्योंकि मुझे खाना बनाना है और लक्ष्मी भी शहर देख लेगी। ठीक है भाभी, आप रेडी हो जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। लक्ष्मी भी अब रेडी हो जाती है और श्रेया लक्ष्मी दोनों ही मॉल के लिए निकल जाते हैं। श्रेया हम कब से चल रहे हैं, ये मॉल कहाँ है? आ जाएगा भाभी, आप चलो तो। रात होने वाली है, ऊपर से हम जंगल के रास्ते पर हैं। मैं हूं ना भाभी, डरो मत। लक्ष्मी को बहुत अजीब लग रहा होता है कि तभी वहां दो गुंडे आ जाते हैं जो लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं। अरे कौन हो तुम लोग, और तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? आज तो तुम्हारा खेल खत्म। इसका काम खत्म कर दो। क्या ये सब तुमने किया है श्रेया? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ये किया? तेरी वजह से मेरे भाई और माँ ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ तेरी वजह से। तू क्या समझती है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? आज तेरा हमेशा के लिए खेल खत्म। श्रेया के इतना कहते ही वो गुंडे श्रेया के सिर पर मार देते हैं, जिससे श्रेया नीचे गिर जाती है और सबको लगता है कि श्रेया मर गई। वेरी गुड, ये लो तुम्हारी बाकी की पेमेंट। श्रेया को जंगल में अकेला पाकर उन गुंडों की नीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद वो श्रेया को छेड़ने लगते हैं। अरे बहुत दिनों से कोई फंसा नहीं था, आज तू फंस गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तुम दोनों की। कर दे, हमारे साथ साथ तू भी फंसेगी, समझी? इतना कहकर वो गुंडे श्रेया के पास जाने लगते हैं कि तभी लक्ष्मी पीछे से उनके सिर पर डंडे से वार कर देती है, जिससे वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सिर पर चोट लगने की वजह से लक्ष्मी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। भाभी भाभी उठो, आप ठीक हो ना? हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने क्या कर दिया? श्रेया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है, जिससे पुलिस उन गुंडों को पकड़कर ले जाती है और एम्बुलेंस श्रेया को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर लक्ष्मी का इलाज करते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी को होश आने लगता है। भाभी आप ठीक हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ इतना सब कुछ किया और आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना काफी है मेरे लिए। अब सारा परिवार हॉस्पिटल आ जाता है। अरे तुम ठीक तो हो ना लक्ष्मी? हाँ जी मैं ठीक हूँ। लेकिन बहू, ये सब हुआ कैसे? कुछ नहीं माँ जी, रास्ते में कुछ गुंडों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, बस। लक्ष्मी की ये बात सुनकर श्रेया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिससे वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होती है। लेकिन लक्ष्मी के माफ करने पर अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। लक्ष्मी के इस कदम से श्रेया अब हमेशा के लिए सुधर जाती है।